डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का पार्ट 4। इस पार्ट 4 में हम सेकेंड स्टेज जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसके जो मोस्ट ऑफ स्टेप्स हैं हमने पिछले स्टेप में डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत क्रूशियल स्टेप्स हैं इसलिए इन स्टेप्स को स्टेज सेकंड में भी इंक्लूड किया गया है। स्टेप सेकंड जो है वो सीधा जुड़ा हुआ है कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर के जनरेट होने से। तो ये जो स्टेप है ये इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इसमें हमको जो प्रोविज़न्स हैं कंपनी एक्ट 2013 के उनको बहुत केयरफुली देखना है और हमको जो डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो इनके अकॉर्डिंग ही बनाने हैं। डिस्कस करते हैं नोटिस ऑफ एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। फिज़िकल एड्रेस कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके लिए एक नोटिस कन्वे करना होता है जब तक कि आपका फिज़िकली जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो तैयार हो रहा हो। आप पहले कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको ऑफिस यहाँ पे बनाना है। ये रेंटेड हो सकता है, लीज़ पे हो सकता है। अगर रेंटेड या लीज़ है तो इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं रेंटेड और लीज़ के या जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनक्लोज करने होते हैं। मान लीजिए आपने कोई सर्विस और ली है जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है या कोई फ़ीस पे करी है, आप उसको भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि वाटर सर्विसेज, फायर सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज एट्सेट्रा। तो उसकी भी कॉपी आप इंक्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। मैं मेमोरेंडम को और आर्टिकल को दोनों को साथ में आपको बता रहा हूँ। मेमोरेंडम और आर्टिकल यानी कि पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम दोनों बहुत क्रूशियल हैं कंपनी के लिए, क्योंकि ये आधारभूत ढांचा बनाते हैं कंपनी का। तो इनमें जो टेबल्स हैं ABCDE और FGHI और J, ये जो टेबल्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टेबल बिल्कुल फिक्स्ड है। इनमें लिखना क्या है आपको वो सारी सूचनाएं बिल्कुल फिक्स्ड हैं। तो ये जो टेबल की जो डिटेलिंग है वो बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे बहुत सूक्ष्म स्तर पर आपको प्रोविज़न्स के साथ में ही बनानी है। नेक्स्ट आता है अप्रूवल ऑफ सेक्टोरल रेगुलेटर्स। जो भी कंपनी जिस भी सेक्टर में काम करने जा रही है उस सेक्टर के जो रेगुलेटर्स हैं उनसे अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। हमने कल भी डिस्कस किया था, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंजेस और भी जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं उनसे जो भी रिलेटेड और एप्लीकेबल इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन एज टू कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट्स। जो भी क्वालिफाइड मेंबर्स हैं यानी कि जो भी क्वालिफाइड है डिक्लेरेशन देने के लिए, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, आपके कंपनी सेक्रेटरी, कोई भी क्वालिफाइड लॉयर, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करने के बाद, उनकी जो लीगलिटी है वो चेक करने के बाद में एक डिक्लेरेशन देंगे और सत्यापित करेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। देन अब क्योंकि ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मैं पूरा बंच बना रहा हूँ यहाँ पर। एफिडेविट फ्रॉम सब्सक्राइबर्स एंड पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर्स, particulars of every subscriber, particulars of first directors, particulars of interest of directors and consent to act as director। ये सारे डिक्लेरेशन और पर्टिकुलर्स सभी को कंपाइल करके जो भी पर्सपेक्टिव मेंबर्स हैं, पर्सपेक्टिव डायरेक्टर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी सारी डिटेलिंग लेके उनको एक जगह इकट्ठा करना है, बिल्कुल जिस तरह से फॉर्मेट में दिया गया है। इसमें एक चीज़ और ऐड होती है, वो ये ऐड होती है कि जो आपके जो सेक्टोरल रेगुलेटर हैं
वो रूल नंबर INC 12 को फॉलो करते हैं, और जो डिक्लेरेशन है एज टू कंप्लाइंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स बाय द क्वालिफाइड लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, वो आपको फॉर्म नंबर INC 8 में कंपाइल करके देने हैं। इसमें एक और क्वालिफाइड मेंबर है, वो है कोई भी डायरेक्टर हो सकते हैं, वो मैनेजर हो सकते हैं, और कंपनी सेक्रेटरी वर्किंग इन अ कंपनी वो हो सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए रूल INC 14 एप्लीकेबल होता है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी कंपाइल करने होते हैं। नेक्स्ट आता है कॉपी ऑफ द लेटर कन्फर्मिंग रिजर्वेशन ऑफ द नेम, जो भी आपने नाम रिजर्व किया है उसके लेटर की कॉपी। और यहाँ पे दो तरह की पावर ऑफ अटर्नी है। फर्स्ट, पावर ऑफ अटर्नी बाय सब्सक्राइबर, पावर ऑफ अटर्नी टू मेक करेक्शन। तो जो पावर ऑफ अटर्नी है वो मतलब जो भी सब्सक्राइबर है, कौन से व्यक्ति को ऑथराइज़ किया गया है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के लिए, किसके बिहाफ पे, सब्सक्राइबर्स के बिहाफ पे। तो यहाँ पर उस व्यक्ति का जो भी है उसको डिस्क्लोज़ करना अनिवार्य है। देन आता है पेमेंट ऑफ फीस। जो भी प्रिस्क्राइब फीस है उसको सबमिट करने के बाद उससे मिली जो रिसिप्ट है उसको एनक्लोज़ किया जाना होता है। उसके बाद उनकी पर्टिकुलर डिटेलिंग होती है, डेटिंग होती है, स्टाम्पिंग होती है, और ये सारा बंच तैयार होकर अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जाएगा, जहाँ पर थर्ड स्टेज हम फॉलो करेंगे। थर्ड स्टेज है स्क्रूटनी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो भी बंच वहाँ पहुँचा है उसकी लीगलिटी फिर से चेक की जाएगी ऑन द बिहाफ ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी रजिस्ट्रार, और वहाँ पर जो भी फॉर्म्स हैं उनको बहुत सूक्ष्म स्तर पर चेक किया जाएगा कि कोई भी प्रोविज़न या कोई भी क्लॉज ऐसा इंसर्ट ना हो गया हो जो हमारे जनरल जो लॉज हैं उनका उल्लंघन करता हो, और जो स्पेसिफिक लॉज हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013 उनका वायलेशन, उनका उल्लंघन नहीं किया गया। तो इस स्क्रूटनी में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने सबमिट कराए हैं उनकी पूरी स्क्रूटनी होगी, जांच होगी, और अगर उसमें कुछ करेक्शन है या अगर वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर करस्पॉन्डेंस किया जाएगा जो भी प्रमोटर हैं, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनसे। इसके बाद जो फोर्थ स्टेज है, वेरी क्रूशियल स्टेज, जहाँ पर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच होने के बाद फॉर्म नंबर INC 11 में, यानी कि फॉर्म नंबर INC 11 जो संबंधित है सेक्शन 7(2) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, रूल INC 18, रूल INC 36, 13 और कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 से, ये बाद में ऐड ऑन हुआ है। तो इन सभी रूल से जो संबंधित है, और फॉर्म नंबर 11 INC 11, आप इसको याद रखने की कोशिश करें। फॉर्म नंबर INC 11 उसका अलॉट किया जाएगा, वो कंपनी को दिया जाएगा जिस पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साइन होंगे, डेट के साथ होंगे, सील के साथ होंगे, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यही कहलाएगा जो कि एक कंक्लूसिव प्रूफ होता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का। यहाँ पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से जो कॉरपोरेट प्रिविलेजेस हैं, कॉरपोरेट लाइबिलिटीज़ हैं, कॉरपोरेट जो एक आइडेंटिटी है वो क्रिएट हो रही है यहाँ पे, जिसके बाद जो कंपनी है वो अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट करेगी, नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करेगी, और जो भी रिलेटेड कंसर्न्स हैं वो चालू हो जाएंगे। इसलिए ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। यदि सर्टिफिकेट में डेट नहीं डली हुई है, इसका मतलब वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। समहाउ अगर डेट नहीं डलती है तो वो दोबारा आपको ये सारा प्रोसेस अडॉप्ट करना होगा
क्योंकि बिना डेट का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मान्य नहीं है। इससे रिलेटेड एक केस भी हमारे सामने आता है, जॉन थॉमस वर्सेस डॉक्टर के जगदीशन 2001 का एक केस आता है जिस पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं थी, उसके सर्टिफिकेट में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एब्सेंट नहीं थी। तो वहाँ पर जो कॉरपोरेट प्रिविलेजेस थे वो कंपनी को अलाउड नहीं किए गए क्योंकि उस पर डेट नहीं थी। तो हमारा जो फॉर्म INC 11 है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिस पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के साइन हैं, कुछ इस पे डिटेलिंग है जैसे कि कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको शॉर्ट में CIN कहते हैं, और डेट, डे और ईयर इस पे होते हैं, और फुल नेम है इसमें, जो भी अप्रूविंग ऑफिसर हैं या जो भी इंचार्ज हैं इनके, कंपनी का नाम है, एड्रेस फॉर करस्पोंडेंस है, रजिस्टर्ड ऑफिस जिसको हम कह सकते हैं, वो सारी डिटेलिंग इस पे होती है। तो अब इन सभी फॉर्मेलिटीज़ को, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को, लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद में जो कंपनी है वो अपने अस्तित्व में आती है, और अस्तित्व में आने के बाद में वो अपना नॉर्मल जो बिज़नेस है, डेली जो बिज़नेस है वो कमेंस करेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो इफ़ेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, किसी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने का जो इफ़ेक्ट है वो क्या होता है और उसको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं। थैंक यू।